नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएससी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है जो बीईओ के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपने परीक्षा की तैयारी के स्तर को स्वयं जांचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से वे जान सकते हैं कि उनकी तैयारी जो है कैसी चल रही है, किन विषयों पर या फिर किन टॉपिक्स पर उन्हें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न जी, वेदों और पुराणों से या फिर इनसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों आपको, ऋग्वैदिक काल में जो है सबसे मूल्यवान संपत्ति दिए गए विकल्पों में से किसे समझा जाता था? जी, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूलाधार जो है वो पशुधन मतलब गाय को समझा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और उस समय की बात है दोस्तों जब अधिकांश लड़ाइयां और युद्ध जो है वो भी गाय के लिए ही लड़े जाते थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इसका मतलब कोई तीन जो है वो सिकंदर के साथ भारत आए थे। जी, बात करें दोस्तों नियार्कस की, आनेसिट्रिकस की और अरिस्टोब्यूल्स की, तो यह तीनों ही जो है यूनानी इतिहासकार हैं। और जब सिकंदर जो है भारत आया था आक्रमण करने, तो उसके साथ ही उसी समय के दरमियान जो है यह तीनों भी यूनानी इतिहासकार जो है वो भारत में आए थे। और बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है, डाइमेकस। तो दोस्तों डाइमेकस जो है वो सीरिया के नरेश अत्योकस का रणदूत था जो बिंदुसार के दरबार से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक है? जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए पुराण हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित पुराणों के संकेतक हैं। और दोस्तों पुराणों की कुल संख्या कितनी है? कुल 18 पुराणे हैं। पुराणों की संख्या जो है 18 है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो अमरकोश आदि प्राचीन कोशों में पुराणों की 5 लक्षण बताए गए थे जो आपके समक्ष है, जैसे सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, यह पुराणों के लक्षण हैं। और इनके अर्थ क्या होते हैं दोस्तों? सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, प्रतिसर्ग का अर्थ होता है प्रलय या फिर पुनर्जन्म, वंश का मतलब होता है दोस्तों देवता या ऋषियों की जो सूची होती है उसे हम वंश कहते हैं, मनवंतर मतलब 14 मनु के काल, और वंशानुचरित तो दोस्तों जैसे सूर्य वंश होता है या चंद्र वंश होता है, तो वंशानुचरित जैसे सूर्यवंशम पिक्चर देखी होगी आपने, तो वंशानुचरित आप वहां से समझ सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, जी दिए गए विकल्पों में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान या फिर समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान भी हम कई बार कहते हैं। वेरी गुड, मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों तमिलनाडु राज्य में रामनाथापुरम जो जिला है उसमें जो है मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीपों पर आधारित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, जी दोस्तों निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम विचार करके बताइए। हालांकि दोस्तों यह प्रश्न अब थोड़ा सा पुराना है और जो परिस्थिति है वह थोड़ी सी अपडेट हो गई है। तो दोस्तों अगर हम बात करें वर्तमान समय में मत्स्य उत्पादन में सबसे पहले क्रमांक पर आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है आंध्र प्रदेश, तीसरा नंबर है दोस्तों गुजरात का, और चौथे नंबर पर आता है दोस्तों केरल। तो एक हमारा ऑप्शन नंबर ई बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल जो है मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें उत्पादन की तो पश्चिम बंगाल में लगभग 15 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश में दोस्तों लगभग 10 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होता है, गुजरात की बात करें दोस्तों तो 7,20,000 मीट्रिक टन के आसपास का उत्पादन होता है, और बात करें दोस्तों केरल की तो लगभग 680 मीट्रिक टन उत्पादन होता है मत्स्य उत्पादन का। तो ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न,
जी, विचार करके बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? जी, विश्व का विशाल मरुस्थल है कालाहारी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। कालाहारी जो है दोस्तों दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों गोबी जो है, या फिर चिहु आहुआन है, या फिर सहारा है, यह तीनों जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा जो है किस रूप में है? जी, मृदु जल का 68% से अधिक भाग जो है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों मतलब स्थायी हिम में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों मतलब स्थायी हिम में। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों, विचार करके बताएं कि वायुमंडल में अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों विचार करके बताएं कि कौन पास है, फिर कौन दूर है और कौन बहुत दूर है। जी, सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों क्षोभ मंडल का। जो दूसरे नंबर पे दे रखा है हमें क्षोभ मंडल, वह पृथ्वी से सबसे पास में है। कितना दूरी है दोस्तों? लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों किसका नंबर आता है? इसके बाद नंबर आता है दोस्तों समताप मंडल का। 18 से 32 किलोमीटर तक समताप मंडल रहता है। उसके बाद दोस्तों कौन सा आता है? तो बिल्कुल ठीक है, उसके बाद दोस्तों नंबर आता है हमारे मध्य मंडल का। मध्य मंडल ये रहेगा 32 से 60 तक। और उसके बाद दोस्तों हमारा तापीय मंडल, जिसे हम आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं, यह जो है 60 से और लगभग 650 या 640 किलोमीटर तक रहता है। तो दिए गए ऑप्शंस की अगर बात करें तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया 2 3 4 1 विकल्प राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। जी, विश्व में कौन निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? जी, अगर बात करें दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में स्थित एंजल जलप्रपात है सबसे ऊंचा। तो दिए गए ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है, सही है। और विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील दोस्तों, तो याद रखिएगा सुपीरियर झील नाम है। विश्व का सबसे ऊंची जो है नावगम्य झील कौन सी? टिटिकाका झील है। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, तो दोस्तों टांगानिका झील जो है विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? उद्योग और स्थान जो है आपके समक्ष है, विचार करके बताएं कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जी दोस्तों, डेट्रॉइट की बात करें दोस्तों तो यह अमेरिका में स्थित है। और यह नगर जो है दोस्तों ऑटोमोबाइल के लिए बहुत फेमस है। ऑटोमोबाइल के लिए यह नगर जो है पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न झीलों में कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? प्राचीनतम सबसे गहरी। जी, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील जो है दोस्तों सबसे पुरानी और गहरी झीलों में से एक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जी दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल ठीक, हूवर टेनेसी। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जी, भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है? जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से रिलेटेड दोस्तों अपडेटेड जो है आपको पढ़ के जाना है। और बात करेंगे इस प्रश्न की तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया अंचार झील बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें फुलहर झील की, तो यह कहां पर? यह छत्तीसगढ़ राज्य में कि कोलेरू झील की बात करें दोस्तों तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ती है। और हमीरसर झील की बात करें दोस्तों तो यह गुजरात राज्य की सीमाओं के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है?
टिन अयस्क का प्रमुख भंडार? जी, बात करें दोस्तों तो भारत में टिन अयस्क का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर दोस्तों खनन में 5 जो कंपनियां हैं वह कार्यरत हैं, जिसमें से एक सार्वजनिक क्षेत्र की और 4 निजी क्षेत्र की कंपनियां जो है एक ही जिले में, दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न जी, कथन और कारण जो है आपके समक्ष दिए गए हैं। तो दोस्तों कथन और कारण के आधार पर जो है हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों विचार करके बताएं कि कथन दे रखा है आपको कि भारत में लिखित संविधान है, यह बात सत्य है। कारण क्या दे रखा है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संकेतक है। तो दोस्तों कथन तो दोनों ही सही है और जो है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा कि ए और आर जो है दोनों सही हैं, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण, आर जो है सही को ए को सही से एक्सप्लेन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001-11 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था? तो दोस्तों सदी के पहले दशक में जो है जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना है? जी, 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर जो है 17.7। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? बिल्कुल ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 74.01%। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जी, निम्न में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना यह तो हमारे मौलिक कर्तव्यों में, मतलब ये तो बेसिक चीज है, ये तो हर व्यक्ति को करना ही। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना यह भी जरूरी है। किसी भी देश के नागरिक होने के नाते यह हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। बात करें दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, तो दोस्तों क्या आप कभी भी ग्राम पंचायतों के गठन में प्रत्यक्ष रूप में कोई सहायता करते हैं? नहीं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना यह भी हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था, क्या है? जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वह कितनी है? 943। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दिए गए विकल्पों में से 943 जो है आपको ऑप्शन में उपलब्ध ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर दोस्तों भारत में महिलाओं की संख्या है 943। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी परसेंट है? और दोस्तों यूपी के विषय में आपको बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है। यूपी की जितनी भी बड़ी इवेंट है पीछे कम से कम 4 से 5 महीनों में जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज हुई है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। लगभग 16.5% जनसंख्या कुल भारत की निवास करती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न जी दोस्तों, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? जी, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो दोस्तों उल्लेख किया गया है वह किसमें किया गया है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 19 भाग 1 में किया गया है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों तो विधि के समक्ष समानता जो है वो देशी हो विदेशी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता
करक्षण, तो दोस्तों ये इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और धर्माचरण की स्वतंत्रता, तो आप देसी हो या विदेशी हो, इन बातों पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर एक विदेशी व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे प्राप्त नहीं है, क्योंकि दोस्तों कई बार इसमें दूसरे देश की साजिश और काफी कुछ वैसा चीज हो सकती है, तो इसीलिए विदेशियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो पूर्ण रूप से प्रदान नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? विषय सूची के अतिरिक्त विषय पर यदि कानून बनाना हो तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन उस कानून को बना सकता है? जी दोस्तों, अगर बात करें तो संविधान की 7वीं सूची में जो है तीनों सूचियां कौन कौन सी, संघ, राज्य और समवर्ती, तो तीनों सूचियों का जो उल्लेख है संविधान की 7वीं अनुसूची में प्राप्त होता है। और दोस्तों संघ सूची तथा केंद्र सरकार कानून जो है राज्य सूची पर बात करें राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोस्तों केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का कोई मतभेद होता है, जैसे हाल ही मतलब अभी वर्तमान समय में आप देखते होंगे कई बार जो है केंद्र सरकार प्लान बनाती है और पश्चिम बंगाल सरकार जो है उसे विरोध करती है, तो दोस्तों मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। किंतु दोस्तों इन तीनों सूचियों में परिवर्तन व निर्णय का जो विशेषाधिकार है वह संसद को है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है संसद, इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद में शामिल है। जी दोस्तों, बहुत ही ओल्ड इज गोल्ड, बहुत ही पुराना प्रश्न, मगर कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाते हैं तो भारतीय संसद का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? फेडरल कैरेक्टरिस्टिक दिए गए ऑप्शंस में से कौन नहीं है? दोस्तों केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, इसका मतलब ये कैसा है, ये संघीय लक्षण हो गया। इसके बाद पूर्ण रूप से लिखित संविधान, तो दोस्तों संघ को चलाने के लिए एक लिखित संविधान का होना आवश्यक है, तो यह भी संघीय लक्षण है। एकाधिक नागरिकता जो दोस्तों इस बात में फिट नहीं बैठता। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका जो है, मतलब राज्य की राज्य में, केंद्र की केंद्र में, और दोनों के बीच भी वो जो है, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया एकाधिक नागरिकता सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, तो दोस्तों ना राष्ट्रपति है मान लीजिए इस समय और ना उपराष्ट्रपति उपलब्ध है, तो दोस्तों राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? उस कंडीशन में कौन जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा? जी, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति व इन दोनों की अनुपस्थिति में भारत का प्रधान न्यायाधीश जो है इस कार्य को कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है उनके कार्यभार को संभाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? जी, सन 1966 में। दोस्तों सन 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जहां केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति की सिफारिश की थी, वहीं उन्हीं कार्यों के लिए राज्य स्तर पर लोकायुक्त की सिफारिश की थी। और दोस्तों उड़ीसा जो है लोकायुक्त अधिनियम 1970 बनाने वाला पहला राज्य बना। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कथन और कारण आपके समक्ष है, विचार करके बताएं दोस्तों कि ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। सही बात है। उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी धारित हो। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि दोस्तों दोनों जो है कथन सही है, ए और आर जो है दोनों ही अपने स्थान पर सत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित होती है?
जी दोस्तों, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत में कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः जो है दोस्तों राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है वो वास्तविक कार्यपालिका होता है। फिलहाल इस प्रश्न की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। जी दोस्तों अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 100 उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत जो है वह निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, किसके द्वारा आहूत की जाती है? जी, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत जो है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, संसद में शून्यकाल का समय कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होता है? जी, 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक का समय जो है संसद में शून्यकाल का समय माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो दोस्तों जो हम वोटिंग करते हैं वह अधिकार जो है हमारा किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक, प्राकृतिक या फिर वैधानिक? जी दोस्तों, वोटिंग करना जो है हमारा प्राकृतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों, यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई, यहां पर संवैधानिक अधिकार होगा। भारत में मत देने का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? जी, यहां पर थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, उच्चतम न्यायालय होना चाहिए दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें दोस्तों तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान किस संविधान में किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जी, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के नाम निर्देशित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कथन और कारण जो है दोस्तों आपके समक्ष दिए गए हैं, तो विचार करके बताइए दोस्तों। जी, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और कारण दे रखा है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो दोस्तों जिसमें कथन तो सही हो जाएगा आपका कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, किंतु जो है कारण जो है वह गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम। जी, कथन सही है, ए सही है और गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, संविधान में किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? जी, दिए गए ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? जी, हमारे राष्ट्रपति को जो है महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है और यह जो है ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया अनुच्छेद 61 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 61 के भाग 1 में जो है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। अगला प्रश्न,
जी दोस्तों, कथन और कारण आपके समक्ष है कि आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। कारण क्या दे रखा है दोस्तों कि वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो दोस्तों बात करें अगर हम इस प्रश्न की, तो यहां पर ए सही है मगर आर जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा, ए सही है, आर जो है वो गलत हो जाएगा। आर्थिक विकास के लिए दोस्तों बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। जो भारत की वर्तमान सरकार है वह उसका ध्यान जो है सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर, मगर सिर्फ और सिर्फ इस पर नहीं है दोस्तों, सूक्ष्म और बृहद दोनों स्तरों पर है, तो कारण जो है वो गलत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? जी, राज्यों की विधान परिषदों की निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्न में कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? जी दोस्तों याद रखिएगा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है वो मूल्यों के निर्धारण से संबंधी संस्तुति करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? अगर हम बात करें गेहूं, चावल या फसलों की, तो वह जो है कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? जी 51वां, जी 91st जो संशोधन है हमारा संविधान का, तो 2003 द्वारा दोस्तों केंद्र एवं राज्यों में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथन और कारण जो है दोस्तों आपके समक्ष दिए गए। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि यह जो है बिल्कुल ठीक सही बात है। कारण की बात करें दोस्तों कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है, तो दोस्तों संघीय वित्त आयोग जो है पंचायतों को वित्तीय सहायता देने हेतु संस्तुति नहीं कर सकता, यह गलत होगा। तो क्या हो जाएगा? ए सत्य है और आर गलत है। दिए गए ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? जी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों, पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? जी पाइरहिलियोमीटर का उपयोग दोस्तों सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। अगला प्रश्न, BSE ग्रीनेक्स कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ग्रीनेक्स में कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? जी कुल 25 कंपनियां शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ग्रीनेक्स में 25 कंपनियां शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? जी दोस्तों सामान्य विज्ञान से कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें दोस्तों तो ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त, मतलब कोटर बन जाता है, अर्धचालक कहलाते हैं। और दोस्तों जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जो अर्धचालक होते हैं और उनका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स व ट्रांजिस्टर उपकरणों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया जर्मेनियम हो जाएगा सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को हमें चुनकर बताना है कि कौन कौन से सही है। जी दोस्तों, नगरीकरण के प्रमुख कारण जो है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दरें है, यह कथन सत्य है। शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की जो बढ़ती संख्या, और यह भी सही है। और औद्योगिकरण की ऊंची दर है और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर, दोस्तों यह तो बात सही नहीं है।
तो यहां से आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो सही हो जाएगा और चौथा वाला जो है वो शामिल नहीं होगा। तो 1, 2, 3 शामिल है। जी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो है 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा? जी, 36.89 होता है डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें, जब फ़ारेनहाइट हो 98.4। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। अगला प्रश्न। और दोस्तों, वर्तमान कोरोना काल में जब आपका बार बार टेम्परेचर कहीं भी, जब आप एग्जाम भी देने जाओगे तो उस समय भी आपका टेम्परेचर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। जी, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल। अगला प्रश्न। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? जी, गर्मी का समय है दोस्तों, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1 गिलास पिए या 5 गिलास पिए, कैलोरी की मात्रा कितनी होगी? 0, क्योंकि जल में कैलोरी नहीं पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। तो दोस्तों, किस कारण जो है हमें आकाश का रंग नीले कलर का दिखाई पड़ता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। बॉक्साइट किसका अयस्क है? जी, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बॉक्साइट जो है दोस्तों अल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, जो अल्युमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। कांसा जो है दोस्तों किसकी मिश्रित धातु है? कांसे में जो है कौन कौन सी 2 धातुएं जो है वो पाई जाती हैं? जी, तांबा पाया जाता है दोस्तों, कितना? लगभग 88% तांबा पाया जाता है कांसे में। और टिन की बात करें दोस्तों तो लगभग 12% टिन पाई जाती है। तो दिए गए ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। अगला प्रश्न। जी, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो दोस्तों, जो डेंटिस्ट होते हैं वह किस लेंस का प्रयोग करते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए? जी, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, अवतल दर्पण, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश में गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है? जी दोस्तों, गैस में अगर आप देखते होंगे कि पेट्रोल पंप पे आप जाएं तो 10% जो एथेनॉल ऐड करते हैं, तो किस देश में इसे कंपलसरी कर दिया गया? ऑप्शन नंबर डी ब्राजील, जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। और यहां पर 25% एथेनॉल मिक्स करते हैं पेट्रोलियम पदार्थ में 2007 से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। जी, किस प्रकार की वस्तु को किस प्रकार से देखेगा? जी, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा तना है? जी दोस्तों, जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अदरक जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक तत्व दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? जी दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि मलेरिया के लिए जो कुनैन दवा का प्रयोग किया जाता है वह किस पौधे से प्राप्त होती है, तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा सिनकोना पादप। और इस प्रश्न की बात करें दोस्तों तो छाल से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आर्सेनिक जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न।
जी दोस्तों, लौंग क्या है? और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी, सूखे हुए फूल है लौंग। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? जी दोस्तों, अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन जो है वो क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों यदि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो किस रोग के होने की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा होती है? रक्तहीनता, जिसे हम अनीमिया कह के जानते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी के कारण अनीमिया या रक्तहीनता नामक रोग के होने की संभावना रहती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर सी जल वाहन के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण मानव गुर्दे में पथरी का निर्माण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली भेड़ में विशालतम है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे बड़े स्तनपाई की, तो दोस्तों ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा स्तनपाई है। और अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो दोस्तों स्पर्म व्हेल जो है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, स्पर्म व्हेल जो है दांत वाली व्हेल में विशालतम व्हेल है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। अगला प्रश्न, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे दोस्तों कोरोना वायरस जो है पूरे विश्व में इस समय फैला गया है, एपेडेमिक। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पेंडेमिक जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रोप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। तो दोस्तों कहां का पक्षाघात हुआ है? केवल दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, पैरों का, या हाथों और पैरों दोनों का? जी इसे क्वेड्रीप्लेजिया भी हम कहते हैं, और यह बीमारी है दोस्तों जो गंभीर चोट के परिणाम स्वरूप होती है, और इसमें मनुष्य के हाथ, पैर और धड़ जो है सभी में पक्षाघात होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों हाथों और दोनों पैरों का। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग जो है वो जल के द्वारा फैलता है? जी ऑप्शन नंबर सी हैजा जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। हैजा है दोस्तों वो विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु के कारण होता है, और मक्खियों के द्वारा भी दोस्तों हैजा फैलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mHg है, इस उल्लेख में Hg से दोस्तों क्या तात्पर्य है? जी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, मरकरी से तात्पर्य हो जाएगा Hg। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का तापक्रम जो है दोस्तों क्या होता है? परिवर्तित होता है, मतलब जाड़ों में कम हो जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, क्या फिर क्या प्रभाव होता है? जी हम स्टेबल है दोस्तों, ना ही जाड़ों में हमारा घटता है तापमान और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। जी दोस्तों, आइस कोर के पिघलने से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है?
तो दोस्तों अगर हम बात करें पश्चिमी घाट को भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त है, यह कथन सत्य है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सत्य है। और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र के विषय में यह तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। यह एक बंद तंत्र होता है, यह बात गलत है क्योंकि यह एक ओपन सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? कौन जो है जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, बिल्कुल इससे जो है जैव विविधता में बढ़ोतरी होगी। मध्य व्यवधान और पारिस्थितिक तंत्र की आयु, यह तीनों ही चीजें जो है जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर डी पोषण स्तरों की कम संख्या, तो दोस्तों जनसंख्या या फिर जैव विविधता तो तभी बढ़ेगी ना जब हमारे पोषण के स्तर ज्यादा होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। निम्न में कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? दोस्तों सागरीय ताप जो है प्रवणता को, थर्मोक्लाइन जल लवणता प्रवणता को, हेलोक्लाइन घनत्व प्रवणता को दोस्तों, पाइक्नोक्लाइन और जलीय रसायन को दोस्तों केमोक्लाइन से व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हेमोक्लाइन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? जी ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया है वैश्विक ऊष्मन हो जाएगा सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जी दोस्तों चारों कथन आपके समक्ष है, विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कथन जो है वो सही है। जी दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में गिद्धों की कमी की अत्यधिक प्रमुख वजह जो है वो दिए गए विकल्पों में से क्या है? जी बिल्कुल सही है, जानवरों को दर्द निवारक दवा देना जो है वो भारत में गिद्धों की कमी की सबसे प्रमुख वजह है। दोस्तों लगभग 99.9% जो है गिद्ध जो है वो 1992 से 2007 के बीच गायब हो गए भारत के लिए। और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? जी विशाल विविध देश कुछ देशों का समूह है जहां पृथ्वी पर पाया जाने वाला अधिकतर प्रजातियां उपस्थित है, इसीलिए इन्हें सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों के नामों में किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? जी किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। किर्गिस्तान का अर्थ होता है 40 कबीलों का देश, यह 3 शब्दों से बना है। ऑप्शन नंबर डी बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जी कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 है और पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लस जो है 97 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों जनजाति और राज्य जो है आपके समक्ष दिए गए हैं, विचार करके बताएं दोस्तों कि कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है।
जैसे दोस्तों टोडा जनजाति जो है वो किस में, तमिलनाडु राज्य में निवास करती है, कोड हो जाएगा हमारा 3। लेप्चा जनजाति तो दोस्तों याद रखिएगा यह सिक्किम राज्य की जनजाति है, लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम राज्य में निवास करती है। बीरहोर जनजाति दोस्तों मुख्य रूप से झारखंड राज्य की जनजाति है, तो ये कोड हो जाएगा हमारा 4। और गारो जनजाति दोस्तों यह मेघालय से संबंधित है, तो 3-1-4-2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिए गए विकल्पों में, तो ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र जो है राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों एक देश ऐसा जिसका कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% जो है वो नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है? जी, ऑप्शन नंबर ए इजराइल हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों दो सूचियां आपके समक्ष हैं, विचार करके बताएं कि किसका संबंध किससे है, किस त्रिकोण का या फिर किस बेसिन का संबंध किस देश से है। स्वर्णिम त्रिकोण तो दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है स्वर्णिम त्रिकोण, तो यहां से हमारा कोड हो जाएगा दोस्तों 2। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बरमूडा त्रिकोण की, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर पर है यह बरमूडा त्रिकोण, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर पर हो जाएगा, कोड हो जाएगा हमारा 4। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, तो दोस्तों सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा जो है म्यांमार है, याद रखिएगा, कोड हो जाएगा हमारा 1। और रेड बेसिन दोस्तों तो यह चीन से संबंधित है, कोड हो जाएगा हमारा 3। तो दोस्तों 2 4 1 3 इस प्रश्न के लिए हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन 2 4 1 3। चलिए दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, 2 4 1 3 विकल्प नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर मतलब घोस्ट टाउन नहीं है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी चरखारी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? जी, जैसे वर्तमान समय में दोस्तों जब पेट्रोल जो है वो आसमान के भाव पर पहुंच रहा है, तो दोस्तों भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण भारतीय तेल कंपनियां करती हैं, जो अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार के आधार पर इसका मूल्य निश्चित करती है। इसी कारण दोस्तों अब सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं कि तेल की कीमतों को हम निर्धारित नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, तेल कंपनियों के द्वारा तेल की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जी, कांडला गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह है और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस के रूप में हम मनाते हैं 19 नवंबर को। तो दिए गए ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और पुरुषों याद रखिएगा 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? जी, अल्पसंख्यक मामले ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? जी, दिए गए ऑप्शंस की बात करें 68.7% लगभग जो है वो कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का परसेंटेज है उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? जी, उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो मुख्य खाद्यान्न जैसे गेहूं, गन्ना, आम और आलू उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचवाछा दरगाह शरीफ जो है स्थित है? किचवाछा दरगाह शरीफ स्थित है। अंबेडकर नगर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों इसे जो है प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरीफी की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है?
एन राजम। वायलिन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों प्रसिद्ध सितार वादक के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो पंडित रविशंकर जो है प्रसिद्ध सितार वादक है। तानपुरे की बात करें दोस्तों तो प्रकाश नायक जो है तानपुरे के प्रसिद्ध वादक है। और बांसुरी तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया का नाम आपने सुना होगा, प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? जी, बच्चे के जन्म पर, विशेषतः दोस्तों लड़के के जन्म होने पर सोहर लोकगीत का गायन जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जी, बरसाना, राधा रानी का जन्म स्थान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अधोलिखित संख्या के 4 युग्मों में से 3 एक संबंध है, तो दोस्तों कोई एक जो ऑप्शन है वह किसी आधार पर जो है बाकी सबसे अलग है, विचार करके बताएं कि वह अलग जो है वो कौन सा है। जी दोस्तों अगर हम देखें विकल्प ए में तो पहले लिखा है 4 और फिर लिखा है 64, तो दोस्तों हम 4 का करें क्यूब तो 4 चक 16 चक्कू 64, तो 4 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों 64 और उसमें हमने क्या किया -1 किया है, तो 64 में से हम 1 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 63। तो उसी प्रकार से दोस्तों देखिए आप ऑप्शन नंबर सी में देखिए 5 का आप क्यूब करिए तो 5 पंजे 25 पंजे 125 और उसमें से हम कर देंगे -1 तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो हमें मिल जाएगा 124। उसी प्रकार अगर हम देखें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो 1 का हम क्यूब करेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 तब आ जाएगा 1 और उसमें अगर हम -1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0। तो दोस्तों ए बी सी जो है तीनों जो है इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, क्यूब -1। अब हम दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो 2 का हम क्यूब करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 में से दोस्तों जब हम एक माइनस करेंगे तो आना चाहिए 7, जबकि यहां पर क्या दे रखा है 9। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 जो है वो अलग है और ऑप्शन नंबर डी जो है उस रूल को फॉलो नहीं करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी 3 एक प्रकार से जो है और एक जो है भिन्न है, तो सर्वथा भिन्न को ज्ञात कीजिए। घर, शहर, कस्बा और गांव। शहर, गांव और कस्बा जो है दोस्तों समुदाय के प्रकार हैं, जबकि घर किसी व्यक्ति का निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने भी घर बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों कथन है कि क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए। अब उसके तर्क दे रखे कि हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है कि आप सभी स्कूलों की शिक्षा को निःशुल्क कर दें। और दूसरा तर्क क्या दे रखा है कि नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ है और यह जो है और अधिक बोझ को बढ़ा देगा। तो विचार करके बताएं दोस्तों दिए गए विकल्पों में से क्या जो है प्रबल है। केवल तर्क पहला वाला प्रबल है, दूसरा प्रबल है, दोनों प्रबल है या दोनों में से कोई प्रबल नहीं। दोस्तों अगर हम बात करें तो दोनों ही तर्क जो है कोई स्ट्रांग वो नहीं देते हैं, फैक्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा, ना तो तर्क प्रथम और ना तर्क द्वितीय जो है प्रबल है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी अधोलिखित शब्दों को तार्किक एवं सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देश, फर्नीचर, जंगल, लकड़ी और वृक्ष। जी दोस्तों हम बड़े गोले से शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो बड़ा गोला होगा सबसे पहले हमारा देश, और देश के अंदर क्या होगा, तो दोस्तों देश के अंदर होंगे हमारे जंगल, जंगल के अंदर क्या होंगे, तो दोस्तों जंगल के अंदर होंगे हमारे वृक्ष, वृक्ष के अंदर दोस्तों होगी लकड़ी, और लकड़ी से हमें प्राप्त होगा फर्नीचर। तो दिए गए ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर
ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 3 5 4 2 इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न, विषम शब्द का चुनाव कीजिए। विचार करके बताएं दोस्तों राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। जी, लोहार, बढ़ई और नाई के औजार जो है दोस्तों, लोहार का निहाई होता है, बढ़ई की आरी होती है और नाई की कैंची होती है। तो दोस्तों सुनार का जो वो होगा क्या कहते हैं औजार, वो आभूषण नहीं है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हमें यह पूछना चाहिए कि हमसे पूछा गया है तो ग्रीस को इसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, ग्रीस के बारे में बताना है कि ग्रीस को इसी कोड की लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अगर आप शॉर्टकट की ट्रिक देखना चाहें तो ग्रीस में बीच में जो दे रखा है वो डबल ई दे रखा है, डबल ई दे रखा है। तो आपको एक नजर में चारों ऑप्शन में देख लेना है कि कहां पर बीच में जो है कॉमन अंक दे रखे हैं। जैसे ई 2 बार दे रखा है तो बीच में जो दोनों अंक होंगे उसके लिए एक ही संकेत का प्रयोग हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में बीच में जो है 1 1 2 बार दे रखा है और बाकी एक में 19 है, 21 है और 41 है। तो दोस्तों यहां से अगर हम ई का मतलब देखें, इंग्लैंड के लिए ई का प्रयोग किया गया और ई जो है 1 के बराबर, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब 5 सेकंड से भी पहले कम समय में आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। बाकी लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा समय आपका ज्यादा जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा आना चाहिए। निर्दयी, अपोजिट दयालु, निष्क्रियता। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक ऑप्शन नंबर बी, सजगता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी दोस्तों राधा जो है सुनीता से कम आयु की है। तो दोस्तों हम लिखते भी रहते हैं इस प्रश्न को साथ साथ। जी, प्रश्न में क्या दे रखा है, राधा जो है सुनीता से कम आयु की है। तो दोस्तों हम राधा को रखते हैं यहां पर और सुनीता जो है वो राधा से बड़ी है। ठीक है, आयु का क्रम यह रहेगा, ऊपर ज्यादा होगा। किंतु रीता से बड़ी, तो राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी। तो दोस्तों यह राधा है और यह किससे बड़ी है, यह रीता से बड़ी है, तो यह रीता हो गई। ठीक है, रीता जो है गीता से ज्येष्ठ है। तो रीता जो है वो गीता से बड़ी है, रीता जो है वो गीता से बड़ी है। श्याम रीता से ज्येष्ठ है। तो दोस्तों श्याम जो है वो रीता से बड़ा है, रीता ये रहे और श्याम जो है वो रीता से ज्येष्ठ है, तो श्याम ये आ गया। किंतु राधा से कम आयु का, तो राधा से कम है। ठीक है दोस्तों, ये श्याम बीच में आ गए। तो दोस्तों सबसे कम आयु का दिए गए विकल्पों में कौन होगा। तो दोस्तों हम देख सकते हैं सबसे कम आयु किसकी है, सबसे कम आयु जो है वो गीता की है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर, तो दोस्तों दिशा से संबंधित प्रश्न है। पूछा क्या गया है कि आपका मुंह किस दिशा में है। तो दोस्तों दिशाओं का हम एक चित्र बनाते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब हम प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर, तो दोस्तों चलिए उत्तर की तरफ आपको ले चलते हैं। 1 किलोमीटर जाकर दाएं हाथ पर एक राइट हैंड पर मुड़ गए हैं और 1 किलोमीटर यहां चले थे और 1 किलोमीटर चले, फिर 1 किलोमीटर बाएं चले हैं। तो दोस्तों अब लेफ्ट हैंड पर मुड़ गए हैं और कितना चले, 1 किलोमीटर, और फिर 1 किलोमीटर बाएं चले, पुनः बाएं 1 किलोमीटर चले और अंत में बाएं 2 किलोमीटर चले हैं। तो दोस्तों अब पूछा गया कि आपका मुंह जो है वो किस दिशा में है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारा किस दिशा में मुंह हो जाएगा, दक्षिण में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चित्र से हम देख सकते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ अब हमारा मुंह है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, जी दोस्तों यदि एक संख्या उसका 50% और उसी संख्या के 25% का औसत जो है 280 है, तो वह संख्या क्या होगी। बिल्कुल ठीक दोस्तों, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, 480। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है। उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में
लगने वाला समय कितना है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो ट्रेन की स्पीड और दूसरा ट्रेन के द्वारा दूरी कितनी तय की गई है। तो दोस्तों 110 मीटर लंबी है वह खुद और 132 मीटर लंबा पुल है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर 242 मीटर की दूरी चलनी है इस ट्रेन को। ट्रेन की गति क्या दे रखी है दोस्तों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई और 18 से डिवाइड। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। तो दोस्तों ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। जाना कितने दूर है दोस्तों, 242। तो दोस्तों 10 से हम भाग कर देंगे तो 0 से काटेंगे तो यहां पे दशमलव लग जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24.2 सेकंड की आवश्यकता होगी 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए, जब ट्रेन की गति जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न जी दोस्तों, विचार करके बताइए कि यदि a/3 इज इक्वल टू v/4 इज इक्वल टू c/7 तो a प्लस b प्लस c/7 किसके बराबर होगा। जी यदि हम दोस्तों यहां पर इसके बराबर में रख दे के a/3 बराबर b/4 और c/7 बराबर हमने रख दिया k, तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, a किसके बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा दोस्तों 3k के बराबर हो जाएगा, b किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 4k के बराबर हो जाएगा और c किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, c हो जाएगा हमारा 7k के बराबर। तो दोस्तों अब a प्लस b प्लस c में जो है हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 3k 4k और 7k। तो दोस्तों a बराबर कितना दे रखा है 3k प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 4k और प्लस c की वैल्यू कितनी दे रखी है 7k और डिवाइड किससे करना है, c से, मतलब 7k से हमें डिवाइड करना है। तो दोस्तों 7 4 11 और 3 14k हो गए ऊपर और नीचे कितने हैं 7k, तो k से k कट जाएगा, 7 दूनी 14। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी 2 जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, ए तथा बी की जो मासिक आय का अनुपात है 4:5 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय का अनुपात जो है वो 7:9 है और यदि दोनों ही 50 रुपए प्रति माह बचाते हैं तो ए की मासिक आय क्या होगी। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के प्रश्न हो तो सबसे अच्छा है कि हम आपको ऑप्शन से सॉल्व करें। दोस्तों जैसे आय में जो अनुपात है वह क्या है 4:5 का है। तो दोस्तों अब आपको जो है सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन जो ऐसा है जो इस अनुपात में बिल्कुल सही से फिट होता है। जैसे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो 4 अनुपात, तो ए की इनकम 400 हो गई तो बी की कितनी हो जाएगी दोस्तों, बी की इनकम हो जाएगी उस कंडीशन में 500 रुपए। ए की इनकम हो गई 400 और बी की इनकम कितनी हो जाएगी 500। उनके मासिक व्यय का अनुपात क्या है दोस्तों 7:9 है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि 350 खर्च करेगा मिस्टर ए और 450 करेंगे बी। तो दोस्तों यहां से 7 पंजे 35 और 9 पंजे 45, तो यहां से ये ठीक हो गया। और 400 कमाता है 350 खत्म कर देता है 50 बचा लेता है, 500 कमाता है 450 खत्म कर देता है 50 बचा लेता है। तो आखिरी वाली जो कंडीशन है वह भी प्रूव हो रही है, वह भी फॉलो कर रही है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगी। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपको ऑप्शन देखने और आपको आंसर पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो वे 4:5 के अनुपात में हो जाती हैं। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से संख्याएं क्या होंगी। जी संख्याएं कौन सी है दोस्तों 5:6 के अनुपात में, तो हम मान लेते हैं कि संख्याएं क्या है 5x और 6x। यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो दोस्तों क्या कहा गया है 5x में से हम कितना घटा दें 8 और 6x में से हम कितना घटा दें दोस्तों 8, तो किसके बराबर अनुपात हो जाएगा, तो जो है हमारा अनुपात हो जाएगा दोस्तों 4:5 के बराबर। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है तो संख्याएं क्या होंगी। तो दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 पंजे 40 वो 5 हम 25x माइनस 40, तो यहां पर आ जाएगा 25x माइनस 40 और इधर हो जाएगा 6 चौक 24, 24x
और 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा -32। तो दोस्तों आ जाएगा 25x - 40 बराबर हो जाएगा 24x - 32। तो दोस्तों 25x में से जब 24x चले जाएंगे तो कितना बचेगा 1x, और 40 में से 32 चले जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 8। तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 पंजे 40 और 8 छंग 48, यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जी, यदि 2x - 1/2x इज इक्वल टू 6 तो 4x² - 1/4x² का मान दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। जी दोस्तों आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो ऑप्शन नंबर ए 38 जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं जी, अधोलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसका मान निकालना पड़ेगा। जैसे 3/8 लिखा है, 3/8 लिखा है, तो दोस्तों उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.375। 3/5 लिखा है तो दोस्तों 3/5 का क्या मतलब हो जाएगा 5 छक्का 30, तो 0.6 आ जाएगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों 2/3, तो 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.667, और 1/2 तो दोस्तों 1/2 जो है 0.5 के बराबर होता है। तो दिए गए ऑप्शंस की बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 3/8, 1/2, 3/5 और 2/5 राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। जी, एक घन के प्रत्येक कोर को 50% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। जी, क्या बता रखा है कि कोर को 50% बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक कोर को बढ़ा दिया जाए 50%, तो दोस्तों A प्लस B जो हमारे कोर होंगे, और प्लस हम क्या कर देंगे 50 × 50 डिवाइडेड बाई 100। तो दोस्तों 50 + 50 100, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 55 25, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 है 25, तो 100 + 25 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 125 राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं जी। दोस्तों 3 वृत्त जिनके केंद्र जो है क्रमशः ए बी सी परस्पर एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, यदि ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 7, सी ए 6, तो ए केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जी दोस्तों ऑप्शन हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी 2 सेंटीमीटर इस प्रश्न का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में AB 9 सेंटीमीटर, BC 40 सेंटीमीटर, AC 41 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज जो है वो किस आकार का होगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में लंब का आधार प्लस कर्ण का आधार बराबर विकर्ण का आधार होता है, या फिर हम इसे AB² प्लस BC² बराबर CA² होता है। तो इस कंडीशन को अगर हम देखेंगे तो यहां से आपको पता चलेगा कि 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 41 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज का प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो, प्रश्न अच्छे लगे हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए बने रहिए दोस्तों अपने चैनल BSAT की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।